क्लाइमेट चेंज, ये शब्द सुनते ही शायद दिमाग में पिघलते ग्लेशियर और बहुत ज्यादा गर्मी की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सोचिए, एक अदृश्य कंबल की तरह जो हमारी पृथ्वी को लपेटे हुए है, और हम ही अनजाने में इस कंबल को और मोटा करते जा रहे हैं। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये सब हो कैसे रहा है और इसका असर हम सब पर क्या पड़ रहा है? तो इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि हमारी पृथ्वी का अपना थर्मोस्टैट सिस्टम काम कैसे करता है। फिर देखेंगे कि इंसानी दखलंदाजी ने इसे कैसे बिगाड़ दिया। इसके बाद नजर डालेंगे कि इस बदलाव का हमारी दुनिया पर असर क्या हो रहा है। फिर बात करेंगे कुछ समाधानों की और आखिर में जरा गौर करेंगे कि इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो चीज नॉर्मली काम कैसे करती है ना? तो सबसे पहले समझते हैं पृथ्वी के उस नेचुरल सिस्टम को जो इसे रहने लायक बनाता है। अच्छा, यहां एक बड़ी दिलचस्प बात है। देखिए, एक होता है नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये पृथ्वी के लिए एक जरूरी कंबल जैसा है। इसके बिना तो हमारा प्लैनेट बर्फ का गोला बन जाता। लेकिन फिर आता है इंसानों का बढ़ाया हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ऐसा है मानो उसी जरूरी कंबल के ऊपर कोई एक और मोटी रजाई डाल दे। अब क्या होगा? जाहिर है ग्रह जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगेगा। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा जरूरी किरदार है, एल्बीडो। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। सफेद सतहें जैसे कि बर्फ सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में भेज देती हैं। वहीं गहरे रंग की सतहें जैसे कि समंदर उसे सोख लेती हैं। अब जरा सोचिए, जब बर्फ पिघलती है तो नीचे से गहरा समंदर नजर आने लगता है। वो और ज्यादा गर्मी सोखता है, जिससे और बर्फ पिघलती है। देख रहे हैं, ये एक ऐसा चक्कर है जो गर्मी को और तेजी से बढ़ाता जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो बढ़ाया हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये आखिर आ कहां से रहा है? कौन सी इंसानी आदतें हैं जो इस बैलेंस को बिगाड़ रही हैं? चलिए अब जरा इसकी तह तक चलते हैं। इसकी जड़ें हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक ले जाती हैं, जब से हमने अपनी मशीनों और गाड़ियों को चलाने के लिए बड़े पैमाने पर कोयला, तेल और गैस जलाना शुरू किया। और बात यहीं नहीं रुकी। हमने जंगल काटे, खेती के तरीके बदले और हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। ये सब मिलकर हमारे वायुमंडल को उन गैसों से भर रहे हैं जो गर्मी को कैद कर लेती हैं। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि हर गैस का अपना अलग किरदार है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 एक मैराथन रनर की तरह है। एक बार हवा में पहुंच गई तो सदियों तक वहीं टिकी रहती है। दूसरी तरफ है मीथेन। ये एक स्प्रिंटर है। रेखती तो कम समय के लिए है, पर गर्मी पकड़ने में CO2 से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। और फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, जो ज्यादातर खेती बाड़ी और उससे जुड़ी एक्टिविटीज से निकलती है। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। लेकिन इस बढ़ती गर्मी का हमारी दुनिया पर, हमारे मौसम पर, हमारी जिंदगी पर असल में असर क्या हो रहा है? चलिए अब इसके नतीजों पर गौर करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा असर, बढ़ता हुआ तापमान। और ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और आंकड़े इस सच्चाई को और साफ कर देते हैं। जो पिछला दशक गुजरा वो इंसानी इतिहास का सबसे गर्म दशक था। सोचिए, आर्कटिक जैसे इलाके तो बाकी दुनिया के मुकाबले दोगुनी तेजी से गर्म हो रहे हैं। और हीटवेव अब वो कोई अनोखी बात नहीं रह गई, बल्कि गर्मियों का एक खतरनाक और आम हिस्सा बन गई है। पर बात सिर्फ गर्मी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। ये बढ़ता तापमान हमारे प्लैनेट के पूरे वाटर साइकिल को, यानी पानी के चक्र को गड़बड़ा रहा है। नतीजा, एक तरफ भयानक तूफान तो दूसरी तरफ भयंकर सूखा। इसके पीछे का साइंस भी काफी सीधा है। देखिए, गर्म हवा अपने अंदर ज्यादा नमी रोक सकती है, और जब ये नमी बरसती है तो नतीजा होता है जबरदस्त बारिश और बाढ़। वहीं गर्म होते समंदर साइक्लोन्स को और ज्यादा ताकत देते हैं, उन्हें और विनाशकारी बनाते हैं। और इसी के दूसरे पहलू में बारिश के बदलते पैटर्न की वजह से कई इलाके पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। और ये बदलाव सिर्फ जमीन और आसमान तक ही नहीं है, इनका असर हमारे गहरे समंदर से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक हर इकोसिस्टम पर पड़ रहा है। इससे जिंदगी का पूरा ताना बाना ही दांव पर लग गया है। देखिए, जब पानी गर्म होता है तो वो फैलता है। इसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ऊपर से पिघलते ग्लेशियर का पानी भी समंदर में जा रहा है। नतीजा ये कि समंदर का लेवल बढ़ रहा है। और हमारे लिए हिमालय के ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि करोड़ों लोगों की पानी की जरूरत इन्हीं पर टिकी है।
ये सब मिलके करीब 10 लाख प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर ले आए हैं। तो हालात वाकई गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं उम्मीद की, उन तरीकों की, उन समाधानों की जो इस चुनौती से निपटने के लिए दुनिया भर में अपनाए जा रहे हैं। क्लाइमेट एक्शन के 2 मेन पिलर्स हैं, मिटिगेशन और एडेप्टेशन। मिटिगेशन का सीधा मतलब है प्रॉब्लम की जड़ पर हमला करना, यानी कि एमिशन को कम करना। और एडेप्टेशन का मतलब है कि जो बदलाव आ चुके हैं उनके साथ रहने के तरीके खोजना और नुकसान को कम से कम करना। और सच तो यह है कि हमें दोनों की जरूरत है। मिटिगेशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक तरह का वैक्यूम क्लीनर है जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और फिर उसे सुरक्षित तरीके से जमीन के नीचे स्टोर कर देता है ताकि वो दोबारा हवा में ना मिल पाए। फिर आते हैं कार्बन क्रेडिट्स। ये एक मार्केट बेस्ड तरीका है। इसको ऐसे समझिए कि हर कंपनी को पोल्यूशन करने का एक लिमिटेड कोटा मिलता है। अब जो कंपनी कम पोल्यूशन करके अपना कोटा बचा लेती है वो इसे उस कंपनी को बेच सकती है जिसे ज्यादा कोटे की जरूरत है। इससे होता यह है कि साफ सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने वालों को एक तरह का इनाम मिलता है। तो असल में किया क्या जा सकता है, इसे हम 4 बड़े स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, हम जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसे और एफिशिएंट बनाया जाए। दूसरा, अपनी एनर्जी के लिए सोलर और विंड जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस पर शिफ्ट हुआ जाए। तीसरा, क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन को अपनाया जाए, यानी इलेक्ट्रिक गाड़ियां वगैरह। और चौथा, और बहुत जरूरी, हमारे जंगलों को बचाना और नए पेड़ लगाना। ये तो हुई दुनिया भर की बात, लेकिन इस पूरी बड़ी तस्वीर में हमारा देश भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब अपने आखिरी हिस्से में भारत की अपनी चुनौतियों और महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं। तो हाल ही में जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है उसमें भारत को 23वीं रैंक मिली है। मतलब हमें मीडियम परफॉर्मिंग देशों की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन इसी रिपोर्ट में एक बड़ी चेतावनी भी है। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत की घरेलू जीवाश्म ईंधन यानी कोयले पर निर्भरता उसकी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय साख को कमजोर करती है। मतलब एक तरफ हम क्लीन एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ कोयले पर हमारी निर्भरता बनी हुई है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। तो भारत की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ 2030 तक अपनी 50% बिजली कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये काबिले तारीफ है। लेकिन दूसरी तरफ देश में कोयले का इस्तेमाल कब बंद होगा इसकी कोई तय टाइमलाइन नहीं है। और साथ ही हिमालय जैसे बेहद संवेदनशील इकोसिस्टम को बचाने के लिए खास मिशन भी चल रहे हैं। और यहीं पर आकर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल सवाल पर रुकते हैं। एक विकासशील देश अपनी आर्थिक तरक्की की जरूरत और एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने की जिम्मेदारी के बीच सही संतुलन कैसे बना सकता है? ये शायद इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।